जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो भाई माइक कौन सा दे दिया आज मुझे तुमने? बच्चों को आवाज देख लो पहले मेरी, आ रही है सही आवाज? वैसे भी आवाज चेक कर लें, क्लियर है बिल्कुल। चलें जी, बच्चों को भी दोबारा से अगेन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं, वो माइक चेंज था तो मैंने कहा शायद आवाज ना आ रही हो आपको। बहरहाल आ रही है, बहुत अच्छी बात है जी। और आपको आज हसनैन के पास स्लो है, तो हसनैन जरा बेटा अपना चेक कर लो। मैंने तो फुल माइक्रो किया हुआ, न्यू माइक्रो और न्यू ईयर। क्या बात है। ओ भाई, ये न्यू नहीं है, मतलब चेंज है। सवाले साहब, सवाले हैं, वो पढ़ते हैं ना इसमें आपके नाम। तो बेटा ये न्यू माइक नहीं है। न्यू ईयर में माइक वही पुराना है, लेकिन जो माइक मेरे पास होता था वो किसी और के पास चला गया, और किसी और का माइक हैंडफुल जो है वो मेरे पास आ गया। तो न्यू ईयर में हम नहीं मनाते न्यू ईयर, अल्लाह का शुक्र है। हमारा न्यू ईयर जो है वो हर रोज़ ही न्यू ईयर होता है हमारा। तो बाकी जो आप जैसे बच्चे नौजवान माशाल्लाह से, वो उनका साल में एक बार न्यू ईयर आता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हर साल 365 दिन ही न्यू ईयर होता है। शादी हो जाएगी ना बेटा, पता चल जाएगा हर साल ही न्यू ईयर होगा तुम्हारा। हाँ? धमाके होते हैं ना, रात को धमाके सुने होंगे ना, फायरिंग की आवाज़ें सुनी होंगी, तो ऐसे धमाके होते हैं। अब समझ जाओ तुम, गोलियां चल रही होती हैं रोज़ाना, सुबह से लेके शाम तक दिमाग में बम फट रहे होते हैं। तो इसलिए हर रोज़ न्यू ईयर होता है। तो अभी साल में एक बार न्यू ईयर को एंजॉय कर लो, रोज़ाना वाला एंजॉय ना करो, पता लग जाएगा। ठीक है, तो बहरहाल जी हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और चैप्टर में हमारा ऑलमोस्ट कुछ शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे हमें और कोई रीजनेबल क्वेश्चन भी यहाँ पर मौजूद होंगे। और जनाब हमारे पास पेज नंबर आप लोग हैं इस वक्त बुक में 137 पर। ठीक है, 137 पर हमारे पास टॉपिक है एजिंग। और एजिंग में हम अपने गेरोंटोलॉजी गेरोंटोलॉजी हमारी एमसीक्यूज में पूछ ली जाती है, स्टडी ऑफ एजिंग और फैक्टर्स उनकी स्टडी करना बड़ी बाकायदा एक साइंस है छोटी सी, जिसमें आप स्टडी कर रहे होते हैं एज फैक्टर्स। और हमारे लिए उम्र गुजरना एक अलग मैटर है, लेकिन इसके फैक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट करते हैं, वो एक अलग मैटर है। उम्र या एज जो होती है उसका तो कोई टाइम लिमिट नहीं है ना। एज अगर हम मुसलमान बात करें, आज हैं तो कल नहीं है। ठीक है जी, लेकिन एज का जो फैक्टर्स हैं वो हमारी बॉडी पर वक्त के साथ साथ ज़रूर आते हैं। तो उसे ही हम अपनी बायो की टर्म में एजिंग का लफ्ज़ कहते हैं। ठीक है जी, कुरान में बड़ी वाज़ेह तौर पर हमें हिदायत मिलती हैं, और बार बार अल्लाह ताला हमें कई चीज़ों को निशानी करके दिखाता है, और हम ही थोड़े से बेवकूफ़ हैं जो बात समझते नहीं हैं। जैसे यहाँ पर भी हमारे पास सूरा अल रूम 30 आया नंबर 54 में आपको बताया, अल्लाह इज ही हु शेप्ड यू आउट ऑफ वीकनेस। क्या मतलब है कि अल्लाह ने आपको एक शक्ल दी, और जब आप कमज़ोर थे, एम्ब्रियो की हालत में। मैंने आपसे कहा था, अभी हमने बात पूरी नहीं की चैप्टर 4 में, लेकिन हम वहाँ आपको रेफरेंस दे चुके हैं मे बी, कि कॉन्सेप्शन होता है हमेशा 50% तक का, आखिरी वक्त तक, जब तक कि ज़िंदगी वजूद में ना आ जाए। अगर मैमल की बात करें, किसी वक्त भी वो ज़िंदगी कट ऑफ हो सकती है, चाहे वो कंप्लीट हो चुकी हो, एम्ब्रियो पूरा मुकम्मल हो भी चुका हो, लेकिन पैदाइश ना हो पाए और पहले ही बेबी एंड हो जाए या डेथ हो जाए। तो इसलिए हम कमज़ोर हैं बहुत ही ज़्यादा।
तो वही बात अल्लाह ने आपको बताया कि हमने शेप दिया आपको कमजोरी की हालत में, देन अपॉइंटेड आफ्टर वीकनेस स्ट्रेंथ, और फिर जब कमजोरी के बाद हम आपको दोबारा ताकत प्रोवाइड कर देते हैं। जवान होते हैं ना हम लोग, कमजोर होता है बेबी, इंसान का बच्चा, मैंने आपसे पहले भी शायद जिक्र किया होगा, दुनिया का सबसे लाचार बच्चा होता है। चूजा है ना, चूजा पैदा होने के बाद अगर उसकी माँ बाप या कोई ना उसके आसपास हो, तब भी उसको पता है कि मैंने जमीन से दाना खाना है और वो खा लेगा। लेकिन इंसान का बच्चा बिल्कुल लाचार होता है। अगर उसको किसी ने खाना नहीं दिया, फीड नहीं दी, तो वो अगले 48 आवर में मर जाएगा। ठीक है, तो उस कमजोरी के बाद अल्लाह ताला ने आपसे कहा कि हमने आपको ताकत दी, यानी जवान कर दिया जी, बड़े फन्ने खा बन गए हम। देन आफ्टर स्ट्रेंथ, हमने जब ताकत हासिल कर ली, तो ताकत हासिल करके हम इंसान अपने आप को फन्ने खा समझ बैठते हैं। जवानी में इंसान ऐसे ही होता है ना, और फिर वो अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, आपके सामने कई एग्जाम्पल्स हैं दुनिया में कि वो अपने आप को भी खुदा समझ बैठे हैं। तो वो ताकत की भरपूर थे, उनके पास ताकत है, बॉडी में भी और उनकी बादशाहत में भी थी, है ना, फिरौन वगैरह और ये जिक्र सुना आपने। तो बहरहाल हम वो बात नहीं कह रहे, हमारी ताकत हमें मिलती है, हम जवान हो जाते हैं, टीनेजर्स बनने के बाद हम स्ट्रॉन्ग एडल्ट बनते हैं, और देन आफ्टर स्ट्रेंथ अपॉइंटेड वीकनेस एंड ग्रे हेयर, तो उसके बाद फिर क्या हुआ, दोबारा कमजोरी दे, ग्रे हेयर हो गए, आपके बाल ग्रे कर दिए गए, बुढ़ापा आ गया। अब क्या हुआ, अब आप दोबारा कमजोर हो गए, उसी बच्चे की तरह, उसी बच्चे की मानिंद, जिस बच्चे की मानिंद आप पैदा हुए, अब दोबारा आप उसी तरह से वापस हो। ही क्रिएटेड व्हाट ही विल, वो जो चाहे पैदा करे, जैसा चाहे पैदा करे। ही इज द ऑनर, द माइटी, सिर्फ वही है वाहिद ताकतवर, उसके साथ सामने आगे पीछे ऊपर नीचे कोई भी ऐसा नहीं जो उसकी ताकत के बराबर, बराबर क्या उसके ताकत की एक, शायद जर्रा भी बड़ा लफ्ज है, जर्रे से भी छोटी कोई चीज मुकाबला नहीं कर सकती। ठीक है जी, तो ये कुरान में आपको उम्र, एज का बताती है, साइंस भी इसी बारे में बताती है, और आज भी साइंस कहती है कि यार हमें मालूम नहीं कि एजिंग क्या चीज है। एजिंग क्या है जी, एजिंग irreversible changes that occur in all things, living things, with the passage of time, eventually resulting in death. टाइम गुजरता जाता है और चेंज पैदा होता जाता है, तब्दीली आती रहती है, और वो तब्दीली उसे मौत की तरफ ले जाती है। जितने मर्जी जतन कर लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन मौत, चाहे अगर 60 में नहीं आई तो 60 के बाद आ जाएगी। एक एवरेज है ना, हम कहते हैं 60 ईयर्स एक एवरेज है। या फिर हम ये भी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि जी द सेल्स स्टार्ट टू ब्रेक डाउन स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। जब एज फैक्टर बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो हमारे सेल्स स्ट्रक्चर भी उनका डैमेज होने लग जाता है, फंक्शन भी उनका खत्म होने लग जाता है, which lead to structural changes and ultimately the loss of different function of the body. अब जब आपकी आंखों के सेल टूट रहे हैं, आपके बालों के, आपकी स्किन के सेल टूट रहे हैं, आपके हार्ट के सेल खत्म हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो ऑर्गन क्या होंगे, कमजोर पड़ने पड़ेगा। आपकी बॉडी का स्किन छलक जाएगी, रिंकल्ड पड़ जाएगा, जो उसके अंदर से सेलों की कमी हो गई, हार्ट कमजोर हो गया, लंग्स कमजोर हो गए, आंखें कमजोर हो गई, दोबारा वही बचपना आने लगा। लेकिन ये बचपना वो नहीं होगा कि हम दोबारा से थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो।
ठीक है जी। गैनेटोलॉजी हमारी स्टडी ऑफ एजिंग स्टडी की जाती है। बड़ा शौक है आजकल दुनिया को जवान रहने का। माइकल जैक्सन को भी था, अगर आपने उसकी हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ी हो। उसने माशाल्लाह से इतनी रोजाना की एंटीबायोटिक्स और रोजाना की टैबलेट खानी पड़ती थी उसे इन्फेक्शन से दूर रहने के लिए। किसी को भी बगैर ग्लव्स के हाथ नहीं मिलाता था। हम तो आजकल ग्लव्स पहन रहे हैं ना कोविड की वजह से, लेकिन वो तो उस दौर में भी हाथ लगाने के लिए ग्लव्स पहन के रखते थे कि जी कोई इन्फेक्शन मुझे ना लग जाए। और वो बड़ी उम्र जीना चाहता था, तो इसलिए वो सारी स्टडीज, डॉक्टर भी उसके पास पूरा पैनल होता था। कॉसेस ऑफ एजिंग क्या है? एग्जैक्ट कॉसेस ऑफ एजिंग इज येट अननोन। मैंने भी आपसे कहा साइंसदान इस एजिंग का एग्जैक्ट कॉज नहीं मालूम कर सके, मगर फिर भी देयर आर फॉलोइंग इंटरेस्टिंग लाइंस टू थिंक अबाउट। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमें थोड़ा सा अंदाजा हुआ है, तो हम कहते हैं कि जी असल में कॉज कुछ ऐसा हो सकता है कि जेनेटिक ओरिजिन क्या है हमारे सेलों का। और वो 1965 में अमेरिकन बायोलॉजिस्ट लियोनार्ड हैफ्लिक ने और पॉल मोर ने ऑब्जर्व किया था। उन्होंने ह्यूमन सेल्स कैन डुप्लीकेट अप टू 50 टाइम्स, 50 बार एक सेल को उन्होंने डिवाइड होते देखा, डुप्लीकेट होते। लेकिन देन बिफोर दे स्टॉप एंड देन एंटायर पॉपुलेशन डाइड ऑफ। और वो 50 बार डिवीजन करने के बाद अब 51st टाइम वो डिवाइड नहीं हो पा रहा है, और अब वो अपने आप को मार रहा है, डेथ हो रही, खत्म होते जा रहे हैं। तो वो सारे सेल मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। It implies that normal cells have a limited potential of division. तो उन्होंने कहा कि जी एक्चुअल होता ये है एजिंग में कि हमारे सेल में जो डिवीजन होने की सलाहियत है वो एक लिमिट है, एक पोटेंशियल तो है, लेकिन वो कैसी पोटेंशियल है? हद के अंदर। और फिर वो अल्टीमेटली मर जाता है। जैसे अब हम बात करें, हमारे पास ब्रेन में 3 बिलियन सेल्स होते हैं। तो ये सेल्स बन भी रहे होते हैं, यानी प्रोड्यूस भी हो रहे होते हैं, और इनकी डेथ भी हो रही होती है। लेकिन एज फैक्टर आने के बाद अब हमारी जो जेनेटिक ओरिजिन ने जो नंबर ऑफ सेल्स को डिवाइड करके बनाया था नया न्यू, वो न्यू सेलों की तादाद अब हमारे पास कम होती जा रही, क्योंकि डेथ की रेशियो और रेट बढ़ता चला जा रहा है। पोटेंशियल लिमिट है ना, तो वो जो लिमिट को पहुंच रहे हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, पीछे से प्रोडक्शन आ नहीं रही। तो जो बने हुए सेल हैं हमारी बॉडी में वो ऐसा ऐसा खत्म होते जाएंगे। इसीलिए आपने देखा कि हमारे, अगर सपोज हम कोई भी बहुत फैटी भी है ना, मोटा अपनी जवानी में, तो बुढ़ापे में जाकर वो बहुत फर्क आ जाएगा उसके वेट में। अगर वो बुढ़ापे तक रहा, वेट में उसके डिफरेंस आ जाएगा बहुत ज्यादा। तो वेट लॉस कहाँ से किया उसने? कोई डाइटिंग नहीं की, लेकिन उन्होंने डाइटिंग नहीं की, बल्कि असल में क्या हुआ, उनके वेट कम हो गए, सेल कम हो गए, तो वेट भी कम हो गया। तो एक वजह तो ये पॉसिबल हमें नजर आती है साइंटिस्ट को। दूसरी वजह आती है जीन म्यूटेशन ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ टाइम ड्यू टू द जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन क्या होती है? जीन में तब्दीली आ जाना। तब्दीली कई तरह की होती है, हम पढ़ेंगे इसको। हमारे पास चैप्टर 6 में हम पढ़ेंगे अपने डीएनए को पूरी डिटेल के साथ। और उसके बाद हम चैप्टर 8 में
पढ़ेंगे जीन्स के बारे में, और वहाँ पर भी जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोम म्यूटेशन, उनकी बात हो। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान में रख लीजिए कि जीन म्यूटेशन का मतलब होता है कि जीन में खराबी पैदा हो जाना, किसी भी तरह की चेंज, तब्दीली पैदा हो जाना। अब साइंटिस्ट इस बात पे एग्री है कि वो चेंज क्या पैदा होता है। तो चेंज ये पैदा होता है कि द कैपेसिटी ऑफ सेल्फ रिपेयरिंग ऑफ डीएनए ड्यूरिंग इट्स रिप्लिकेशन इज लॉस्ट। वो अपने आप को डीएनए सेल्फ रिपेयर नहीं कर पाता, लिहाजा न्यू सेल फॉर्म ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि डीएनए नहीं तो सही डाटा रखा हो, वो न्यूक्लियस बनाएगा तो सेल बनेगा। द डीएनए इज अटैक्ड एंड ग्रेजुअली डीनेचर्ड बाय सम फ्री रेडिकल। अब इसकी वजह हमें ये नजर आती है कि शायद ऐसा होता है कि जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो गए हैं वक्त के साथ साथ, उन फ्री रेडिकल्स ने इन पर हमला कर दिया डीएनए, और डीएनए को डैमेज करने लगे। रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट इन प्रोग्रेसिवली inadequately functioning cells that cause the aging। या तो सेल फंक्शन बहुत स्लो करने लग जाते हैं, या फिर डेथ हो जाती है, मर जाते हैं, तो तादाद कम हो जाती है। ये हमारे सामने, आप लोगों को पता होगा एजिंग में क्या हो जाता है। इनएडिक्वेटली का मतलब है कि अचानक से, ठीक है, ये हमारे सामने पिक्चर। अब इसमें ये किसी क्रीम का इश्तेहार नहीं है कि यहाँ पे क्रीम लगाई तो बड़े जवान रहेंगे। ये हमने अपनी एज को, फैक्टर्स को देखते हुए कि आप जब आपकी एज एडल्ट होते हैं, एक अच्छी एज होती है, तो आपकी स्किन और आपकी इसमें जब आपकी एज टाइम लिमिट बढ़ा देती है, 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, तो उस वक्त आपकी स्किन का ये कंडीशन आ जाए। स्किन के असल में एडिपोज टिश्यूज जो हैं, अचानक से उम्र गुजर जाती है ना, तो सेलों की तादाद यकदम गिरना शुरू हो जाती है, उसके फंक्शन खत्म होने लग जाते हैं। अब आप कुछ भी कर लें, लाइक मिसाल के तौर पे ये स्किन हमारी रिंकल पड़ना शुरू होगा, ये कोई एक दो सेल खत्म नहीं हुए स्किन के, ये हजारों लाखों की तादाद में सेलों की तादाद कम हो रही है। और अब वो स्किन आपकी रिंकल डाल है, बाल भी ग्रे हो गए। इस रिंकल को खत्म करने के लिए आप जो भी कर लें, ये नहीं खत्म होता। कुछ देर के लिए मे बी कुछ क्रीम्स लगाई जाती है, स्ट्रेचिंग की जाती है, लेकिन वो भी असर रिलायबल नहीं। जी, जीन म्यूटेशन, अचानक जीन में तब्दीली आ गई तो अचानक से म्यूटेशन हो जाती है और जीन अपना काम करना छोड़ देता है। बेसिकली हमारी हर एक करेक्टर, यानी कि अगर आप ये बाल ले लें, हेयर, तो हेयर की रूट, हेयर का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, हेयर का एक्सटर्नल कलर, हेयर का इंटरनल स्ट्रक्चर, ये एक एक करेक्टर है, और इसे एक एक अलग अलग जीन देख रहा है। ऐसा नहीं कि एक जीन आपके बाल को देख रहा है,
वरना तो फिर आपके पास 3000 जीन नहीं होते एक ह्यूमन बॉडी में, सेल में 3000 जीन आइडेंटिफाई कर चुके हैं। एक चीज लाइक हेयर, तो इसमें भी कई कैरेक्टर, और हर कैरेक्टर को एक अलग जीन कंट्रोल कर रहा है, चेक कर रहा है। ठीक है जी। तो यहाँ पर एक शॉर्ट सा क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है, जो आप 5 ईयर में देख सकते हैं, कई बार आपको नजर आएगा। व्हाट इज एजिंग? What is aging and define their causes. And define their causes. ठीक है। अजय हसनैन ने बोला कि 1 सेल में या ऑल बॉडी में? बेटा हर सेल में 3000, हर सेल में न्यूक्लियस है, हुँ? और न्यूक्लियस में डीएनए है। आपको चेक करना है ना कि आप हसनैन है कि कोई और है। तो आपकी बॉडी का कोई भी सेल हमारे हाथ में आ जाए, इवन कि आपके हेयर्स, आपका ब्लड ड्रॉप, आपकी स्किन का कोई पीस, और इससे हम आपका डीएनए निकालते हैं। और डीएनए में उसकी पूरी एक डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, और वो इंडिविजुअली सबका अलग अलग, उससे हम पकड़ लेंगे बंदे को कि ये कौन है। तो हर डीएनए में जीन्स मौजूद है न्यूक्लियस में, और हमारे कैरेक्टर्स के जीन्स अलग अलग सेपरेटली। एक सेल में, पूरा सेल ह्यूमन का ही होगा ना, तो उसके जीन, हाँ अब उसमें डिफरेंस हो सकते हैं जीन्स की टाइप में। भाई सपोज ब्लड का सेल है, तो उसके सेल के जीन्स, उनका काम कुछ और है ना, तो वो जीन्स चेंज होगा। बड़ी तफसील से बात इस पर हमारी होगी, इसीलिए मैंने चैप्टर 6 और 8 आपका, अल्लाह से दुआ है कि फिजिकल क्लास हो जाए तो हम सुकून से पढ़ सकते हैं। ठीक है, सवाल नोट कर लिया, आगे चलें थोड़ा सा। बुक में आपको एक छोटा सा लास्ट 137 के लास्ट में इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ, ठीक है, मिल गया जी, सब है बुक पे, है ना, सबके पास बुक है। हाँ, तो ये हम देख लें एक फैक्टर जो हमें अभी हमने बात की कि जी एजिंग में हमारा फ्री रेडिकल हमारे डीएनए पर अटैक करता है, तो उसमें से कम से कम रोकना, यानी कि हमारे अंदर वैसे ही ऑलरेडी अल्लाह ताला ने इतनी चीज़ें बनाई हैं कि अभी तो आप इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको मेडिकल साइंस तक पहुंचाए तो वहाँ आप देखेंगे हमारे पास बाय प्रोडक्ट जो कुछ हम खाते पीते हैं ना, आजकल तो हम लोग बहुत ज़्यादा ही जहर खा रहे हैं, पैकिंग चीज़ें खा रहे हैं और उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, मेडिसिन खा रहे हैं, उनका बाय प्रोडक्ट ज़रूर बनता है। अब बताओ केमिस्ट्री में क्या आप बनाना चाहते हैं, सपोज H2O, और उसके साथ बनेगा NaCl भी, मिसाल दे रहा हूँ वैसे, तो बाय प्रोडक्ट जरूर होते हैं। इसी तरह हमारे हर चीज में H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, केमिकल्स में इसके बाय प्रोडक्ट बहुत हैं, और बार बार ये H2O2 बनता है।
इस H2O2 को यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास कैटालाइटिक एंजाइम्स होते हैं दो किस्म के, सुपर ऑक्साइड डाइम्यूटेस, ये म्यूटेस है, ठीक है, म्यूटेंट करेगा, और कैटालेज, तोड़ने वाला। ये दोनों एंजाइम हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस में जब भी कहीं H2O2, और हर वक्त ही होता है आमतौर पे, ठीक है, उसे जल्द अज जल्द, क्योंकि ये H2O2 एज अ टॉक्सिक मटेरियल है और ये डैमेज करता है सेल को, तो ये दोनों एंजाइम पहली फुर्सत में क्या करेंगे, इसको यूटिलाइज करेंगे। इस सूरत में हमारे आम जवानी में जब हम होते हैं तो उसको भी फ्री रेडिकल बन रहे होते हैं, लेकिन अल्डर एज में क्या होता है कि इसे, यानी सुपर ऑक्साइड डायमेज और कैटालेज बनाने का जो प्रोसेस हमारी बॉडी में कम हो जाता है। अब पहला नुकसान ये होता है कि H2O2 को कैसे तोड़ा जाए, तो H2O2 जो है वो अटैक कर रहा होता है और फ्री रेडिकल भी प्रोड्यूस करता है। एक तो जब ये दोनों एंजाइम थे तो O2 बन रहा था ना, H2 बन रहा था, O2 बन रहा था, लेकिन जब ये एंजाइम नहीं होंगे तो वो O2 फ्री रेडिकल माइनस के साथ बनाएगा। अब फ्री रेडिकल हमेशा नुकसान करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह एजिंग में एक और सवाल भी हमसे पूछा जाता है। एक तो मैंने कॉसिस का कह दिया, दूसरा सवाल हमारे साथ ये पूछते हैं कि व्हाट इज एजिंग एंड राइट देयर इफेक्ट। तो ये दोनों सवाल अलग अलग बात आती है। एक में आपसे वो कॉस पूछता है, तो कॉस अगर पूछेगा तो जेनेटिक ओरिजिन और जीन म्यूटेशन आपने बतानी है, और इफेक्ट पूछेगा तो फिर आपने इफेक्ट बताने। एजिंग की डेफिनेशन वही हो जाएगी जो हमने अभी पहले डिस्कस की, और इफेक्ट फिर आपने उसमें हियरिंग लॉस, विजन डेक्लाइन, मसल्स की ताकत, उसकी सॉफ्टनेस। छोटा बेबी होता है ना, नन्ना सा, 2-4 महीने का हो या 1-2 साल का भी हो, तो आपको पता है कि आपको बड़ा उसके गाल पकड़ने में मजा आता है, उसके हाथ पकड़ने में मजा आता है, सॉफ्ट सॉफ्ट से होती है। लेकिन एज बढ़ने, बूढ़ा कोई माँ बाप हो जाए, तो अल्लाह करे कि आप उसकी खिदमत करें, तो आप देखिए कि आप जब उनके हाथ पाँव पकड़ेंगे तो वो बहुत सख्त स्किन होगी उनकी, सॉफ्ट नहीं होगी, हार्ड सी स्किन आपको लगेगी, रफ सी, ठीक है। इसी तरह उनकी जो स्किन है वो फ्लेक्सिबल नहीं रही, लचकदार नहीं रही, सख्त हो गई, और उनकी ब्लड वेसल्स भी फ्लेक्सिबिलिटी खो चुकी है। लॉस ऑफ हेयर, पिगमेंटेशन यानी कलर जो उनका था ब्लैक, वो खत्म हो गया। इसी तरह बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा मेमोरी लॉस हो जाती है, बाज़ दफ़ा थोड़ी बहुत मेमोरी लॉस होती है। एक्टिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम, उनका इम्यून सिस्टम जो डिफेंस कहलाता है वो बॉडी का लूज हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। इंक्रीज फैट डिपोजिशन एंड ससेप्टेबिलिटी टू डिजीज। अब वो फैट बॉडी की आर्टरीज में, वेन्स में जमा हो जाता है, और साथ ही साथ वो सस्टेनेबल हो जाता है डिजीज से। मुख्तलिफ बीमारियां वैसे ही उनको घेर लेती हैं, और अगर उनका इम्यून सिस्टम भी वीक है तो फिर वो और परेशान हो जाते हैं। लाइक ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में सुराख हो जाना,
ऑस्टियो मीन्स होता है हड्डियां, पोरस सुराख, हड्डियां कमजोर ऐसी हो जाती है कि उनमें सुराख से नजर आने लगती है। वैसे नजर नहीं आएंगी, आपको देखना पड़ेगा। इसी तरह आर्थराइटिस, हड्डियां और जॉइंट के दर्द। स्किन में हसनैन ने सवाल पूछा जी सर, स्किन में रेडिकल एंजाइम के दे एक्टिव होने से होता है? नहीं बेटा, स्किन में नहीं, ये तो पूरी बॉडी में, जो हमने अभी आपको लास्ट में दिखाया ना इम्पोर्टेंट नोट, तो ये तो पूरी बॉडी में प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, अब कंट्रोल कैसे करें जी? एजिंग को कंट्रोल तो कर ही नहीं सकते ना, रोक तो सकते नहीं है ना, इसको स्टॉप ही करना है। हाँ, ये है कि थोड़ा सा उम्र को ऐसा कर दें कि आप एक्टिव रहें। जैसे आप लोगों ने नोट किया होगा कि हम जो पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल या दूसरी कंट्रीज हैं, जो लो इनकम कंट्रीज हैं, वहाँ पर एजिंग की शरह ज़्यादा है। जापान को देख लें, जापान में इस वक्त 50% का रेशियो है जवान और बूढ़े के दरमियान, यानी 50% जवान है, 50% बूढ़े हैं। तो वहाँ पर एज उनकी 100 के करीब बड़े आराम से गुजरती है। और ऐसा नहीं कि वो बिस्तर पर लेट गए हैं, बल्कि ऑलमोस्ट उनमें से 80% जो 90 एज के साथ बूढ़े लोग हैं, वो बहुत नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि उनकी सारी जिंदगी उन्होंने जो है वो एक्टिव रहे, चलना फिरना, भागना दौड़ना, काम करना, ये सबसे मेन। वैसे एज तो अपनी बढ़ती रहती है, उम्र तो नहीं रुकेगी ना, लेकिन उसके जो इफेक्ट्स हैं वो नहीं आ पाते, और आते भी हैं तो कम। तो कंट्रोल अगर करना है, एज को हमने अच्छी गुजारना है, तो स्मोकिंग से टेक हेल्दी एंड बैलेंस डाइट। एक तो सेहत अफजा ग़िज़ा हो, और हमारी बॉडी को कितनी ग़िज़ा की ज़रूरत है उतनी ग़िज़ा या ग़िज़ाइयत भी होनी चाहिए। और डेली एक्सरसाइज, हम आजकल हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं एक्सरसाइज का, लेकिन पहले हमारे लोग, हमारे आबा अजदाद खेती बाड़ी जो करते थे, तो उनको उम्र के हिसाब से वो लंबी उम्र भी गुजारा करते थे और अच्छी उम्र भी गुजारा करते थे। अच्छी से मुराद है कि वो हमारी तरह इस एज में हाथ पांव घुटने पे रख के नहीं चल सकते। आज भी अगर हमारे दादा, अगर आप लोगों में तो डेफिनेटली दादा जिंदा होंगे, तो वो अगर आप उनके साथ कहीं पैदल चलें तो शायद आप ना चल पाए इतना पैदल जितना वो चलते। ये उनकी एक्सरसाइज ही होती है। हमें आजकल एक्सरसाइज क्लब श्लब में जाके करनी है, तो वो ही गलत बात है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं जी एक और छोटा सा टॉपिक है जो शायद हमसे कहीं पूछ लिया जाता होगा। रीजनरेशन कभी शॉर्ट नोट के तौर पर आपसे पूछा जाएगा तो पूछ, ठीक है। और रीजनरेशन आपने बहुत आसान से, ये बहुत बार आपने डिस्कस किया हुआ है, देखा हुआ भी आपने। इट इज द एबिलिटी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रिकंस्ट्रक्ट इट्स लॉस्ट पार्ट। अब वो लॉस्ट पार्ट कितना कंस्ट्रक्शन कर सकता है, ये डिपेंड करता है एनिमल्स की टाइप। कुछ एनिमल ऐसे हैं कि सम एनिमल्स रिटेन दिस पावर आफ्टर मैच्योरिटी एंड एडल्टहुड व्हाइल अदर्स लॉस इट। कुछ एनिमल में ऐसा होता है कि वो जब छोटे होते हैं तो उस वक्त उनकी रीजनरेशन की सलाहियत ज़्यादा होती है, और जब वो मैच्योर हो जाते हैं या बड़े हो जाते हैं तो वो सलाहियत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है।
और ये लाइक टेक्निक है, ये हमारे इनवर्टेब्रेट्स में हमें ज़्यादा नजर आती है बनिस्बत वर्टेब्रेट्स के। वर्टेब्रेट में चूंकि सिस्टम बहुत बने हैं और एडवांस सिस्टम है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए वहाँ पर ये रीजनरेशन जो है वो बहुत स्पेसिफिक है। रीजनरेशन तो होगा लेकिन बहुत स्पेसिफिक है। रीजनरेशन पोटेंशियल इज इनवर्सली रिलेटेड टू द डिफरेंशिएशन ऑफ सेल। अभी जिसमें भी होगा तो उसमें असल में सेल जो है वो एक तो सिंपल होंगे, जैसे मैंने आपसे कहा सिस्टम सिंपल होंगे, क्योंकि सिंपल सेल होगा तो वो अपने आप को रीफॉर्म कर सकता है। जितना सेल कॉम्प्लेक्स होगा उतना ही रीफॉर्मिंग करना, दोबारा बनाना जरा मुश्किल होगा। तो सेलों की डिफरेंशिएशन अगर ज्यादा होती तो रीजनरेशन कम हो जाएगी, रीजनरेशन अगर ज्यादा होगी तो डिफरेंशिएशन कम हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं इनवर्सली रिलेटेड। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब पता ना। तो रीजनरेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही सेल सिंपल होगा, यानी डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। और जितना डिफरेंशिएटेड सेल होगा, मुख्तलिफ होगा, उतना ही रीजनरेशन कम होगी। एग्जाम्पल हमारे पास है Hydra starfish chopped into many parts. Each part can regenerate into complete organ। ये आपके सामने स्टारफिश का हमने कट कर दिया, तो ये जो एक आर्म है, इस एक आर्म से भी स्टारफिश बने। और जो एक आर्म खत्म हुआ वो तो पूरा कंप्लीट कर ही देगी। इसी तरह हाइड्रा को आपने दो हिस्सों में डिवाइड किया, तो एक ये बॉडी कंप्लीट कर ली, दूसरी बॉडी दूसरे पार्ट ने कंप्लीट कर ली। सेम एज इट इज प्लानेरिया में, वहाँ भी हम यही देखते हैं। आर्थ्रोपोड्स यूजुअली appendages कैन बी regenerated। अब आर्थ्रोपोडा थोड़ा सा हायर ग्रुप है, तो उसमें हमें ये नजर आता है कि वो अपने अपेंडिजेस, कोई पाँव का हिस्सा टूट गया है, कोई लेब्रम टूट गया, कोई मैक्सिला टूट गया, उसको रीजनरेट कर रहा है ताकि वो काम जो टूटे फूटे हिस्से से डिस्टर्ब हो रहे हैं वो दोबारा सही हो जाए। सैलमेंडर एंड लिजर्ड्स कैन रीजनरेट देयर टेल। ये तो आपने देखा, छिपकली को जब भी आप पत्थर मारें या छिपकली को मारना चाहें तो वो अपनी डिफेंसिव मैकेनिज्म के थ्रू अपनी दुम को ऑटोमेटिकली कट ऑफ करती है। ये आप याद रखिएगा कि छिपकली ने अपनी दुम को खुद से तोड़ा। आपका पत्थर या आपकी वो जो भी चीज उसको आपने मारी है मारने के लिए, वो उसकी दुम पे नहीं भी लगी तब भी वो दुम तोड़ देगी, क्योंकि दुम टूटने के बाद बड़ी ही तेजी से रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होती है और हमें ऐसा लगता है तड़प रही है। अब हम तो इंसान हैं, हम तो समझदार हैं कि वो छिपकली दूसरी साइड पे बैठी है और दुम जो है वो दीवार के नीचे गिरी हुई तड़प रही है। लेकिन जो कोई एनिमल होता है जो उसका शिकार करने की कोशिश कर रहा था, तो वो सिर्फ दुम की तरफ कंसंट्रेट करता है। वो दुम ही हिल रही है और छिपकली हिल ही नहीं रही, वो तो खामोशी से बैठ गई। तो वो उसकी जो फोकस है वो हिलती हुई चीज यानी तड़पती हुई चीज पर, दुम पर। और वो उसको जितना मारने की कोशिश करेगा वो उतनी ज्यादा तेज स्पीड से हिलती रहेगी। अब वो उसमें लग गया, उधर छिपकली देखती रहती है, भाई ये बेवकूफ मेरी दुम में बिजी हो गया, अब ये मुझे नहीं देख रहा, वो वहां से भाग जाती है। तो ये उसका डिफेंसिव मैकेनिज्म चला। ठीक है जी। इन बर्ड्स एंड मैमल रीजनरेशन मोस्टली लिमिटेड। तो हम सिर्फ अपने जख्मों को, जो चोट लग गई है उन जख्मों को हम ठीक कर देते हैं, है ना। कोई स्क्रैच आ गया, कोई जल गया, कोई कट लग गया, तो हमारी स्किन वहां पर रिपेयर कर देती है अपने आप।
लेकिन हमारा ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी उंगली पूरी टूट जाए या कट जाए और वहाँ पर नई उंगली पैदा हो जाए। ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, मैमल्स में, बर्ड्स में। ठीक है जी। आखिर में बात करते हैं छोटी सी एबनॉर्मल डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें भी हमारे पास जो है एक एमसीक्यूज है। एबनॉर्मल डेवलपमेंट में फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट में टेराटोलॉजी आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है कि स्टडी ऑफ एबनॉर्मल डेवलपमेंट इज कॉल्ड टेराटोलॉजी। ये एमसीक्यूज हमसे पूछते हैं। नॉर्मल में डेविएशन इन द नॉर्मल स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म occurs under favorable condition during the embryological time। एम्ब्रियोलॉजी हो रही है, एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है, सब कंडीशन उसको जो नीड्स हैं, जो रिक्वायर्ड हैं, वो उसको पूरी मिल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई ना कोई स्ट्रक्चर में खराबी पैदा हो गई ऑर्गेनिज्म के, और एम्ब्रियो जो बना है अब वो किसी खराबी के साथ पैदा। अब ये खराबी जानलेवा भी हो सकती है और नॉर्मल भी हो सकती है कि इसका कोई असर नहीं होगा और एनिमल अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकता है। टेराटोलॉजी द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल डेवलपमेंट इज कॉल्ड टेराटोलॉजी। ठीक है, ये हमने एमसीक्यूज के लिए आपसे कहा। कॉसेस ऑफ एबनॉर्मल डेवलपमेंट, किसी वजह से क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हो सकती है। अब क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज बज़ाहिर ऐसा नहीं होगा कि हमारी जो एम्ब्रियो है वो स्टार्ट में ही हमें बता दे बनते हुए, फॉर्म होते हुए, कि जी गड़बड़ हो गई। नॉर्मल बिहेव कर रहा होगा, नॉर्मल प्रोड्यूस हो रहा होगा, नॉर्मल ग्रोथ कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम है या ज्यादा है, ये तो आपको उसका सेल निकालने के बाद ही पता चलेगा। तो हम एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में देख रहे होते हैं एम्ब्रियो नॉर्मल डेवलप हो रहा है, ये क्रोमोसोमल क्वांटिटी या क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो गई है, तो वो एबनॉर्मलिटीज पैदा हो गई, या जीन्स पर कोई डिफेक्ट आ गया। अब मिसाल के तौर पे कोई एम्ब्रियो बन रहा है और उसकी आई विजन का जीन बन ही नहीं पाया या खराब हो गया, तो हमें तो नहीं पता चलेगा। अब जब वो पैदा होगा तो पता चलेगा जी वो तो देख नहीं सकता, तो इसका जीन डिफेक्ट भी हो सकता है। A pregnant mother health, diet and level of exposure to toxin and environmental pollutant all are have a direct effect on the fetal development। fetal means जो हमारा एम्ब्रियो इंसान का या मैमल में जो एम्ब्रियो बन रहा है, जो बाद में बेबी बनेगा, उसे फेटल कहा जाता है। तो एक प्रेग्नेंट जो मदर है उसे अपनी सेहत के लिए ख्याल करना पड़ता है कि वो किसी भी किस्म के टॉक्सिक चीज़ों से, किसी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से हमेशा दूर रहे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो डाइट वो यूज कर रही है वो टॉक्सिक हो। जाहिर उसको तो कोई असर नहीं हुआ, लेकिन उसकी फेटल डेवलपमेंट पर जाकर कोई असर हो सकता है, और वो केमिकल जो उसने खाया है उसका बज़ाहिर इनडायरेक्टली मदर की सेहत को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसमें तो कुछ केमिकल ऐसे थे जो जाकर फेटल के एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट पर असरअंदाज हुए। इसी तरह एबनॉर्मल सिक्रीशन ऑफ सम ग्लैंड्स, अब कुछ ग्लैंड में अगर एबनॉर्मल सिक्रीशन हो रही है तो वो भी हमारी एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट पर असरअंदाज है। अच्छा, मैंने आपसे पहले कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि एबनॉर्मल डेवलपमेंट जो हुई है वो उससे फेटल मर ही जाए या खराब ही हो जाए। कुछ एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऐसी भी होती है जिससे हम गुजारा कर सकते हैं।
और वो डिसऑर्डर डेवलपमेंट है हमारी, कुछ ज़्यादा परेशानी का बायस है और कुछ परेशानी का बायस है। लाइक माइक्रोसेफेली, individual with small skull in proportion to the normal body size। अब ये हमारे लिए ज़रा परेशानी का बायस है। माइक्रो मीन छोटी और सफेली, सफेलस, सफेलस किसे कहते हैं? स्कल, खोपड़ी का, है ना। अब ये जो बेबी पैदा होगा ये छोटी स्कल वाला होगा। छोटी स्कल होगी तो ब्रेन भी छोटा, तो ये मेंटली रिटार्ड होगा, दिमागी तौर से ठीक नहीं होगा। आजकल तो खैर मैंने नहीं देखा, लेकिन हमने अपने बचपन में देखा करते थे। फकीर ही मांगने वाले होते ना, तो इनमें कुछ टाइप के फकीर ऐसे होते थे जो माइक्रोसेफेलस पेशेंट को लेकर घूमते थे। वो उनके अपने बच्चे नहीं होंगे डेफिनेटली, कहीं से उन्होंने किराए पे दिए होंगे। क्योंकि हमारे पंजाब में एक इलाका है जहाँ पर कोई गांव या एरिया है जिसको माइक्रोसेफेलस बीमारी का उसको समझने के मेन ओरिजिन देखा जाता है हमारे पाकिस्तान में। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो पैदाइश होती है तो वो माइक्रोसेफेलस होता है। अब शायद कम हो गए क्योंकि उन्होंने रिसर्च करके और फिर उसको जो फैमिली टू फैमिली शादी का सिस्टम था वो बंद किया। तो वहां से लोग किराए पे उठाते थे। तो सर छोटा होता ना तो बेचारे कुछ नहीं आपको कह सकते, बावले से ही मुंह से वो थूक निकल रहा है, सलाइवा निकल रहा है, कपड़े गंदे हैं, और आपसे बात भी नहीं कर सकते। और उन्होंने उसका हाथ पकड़ा होता था और आपसे पैसे मांग रहे थे। अब वो पता नहीं उनको खाना खिलाते थे कि नहीं, लेकिन बाहर ऐसा होता। ढोले शाह की चुईया कहा जाता। चुईया छोटा सर होता था, उनका नाक जरा बड़ा होता था तो ऐसे ही स्ट्रक्चर उनका लग जाता था कि चूहा है। ढोले शाह कोई होंगे पीर फकीर को, उनके कोई चक्कर होगा, बार उसकी डिटेल मुझे नहीं मालूम। दूसरी बीमारी हमारे पास एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो में ये भी हो सकती है, क्लिप्ड लिप एंड पैलेट। कभी हमने देखा हो कि हमारा जो कोई बंदा, कोई भी शख्स, उसका ये अगला होंठ, ये अपर जॉ, उस पर एक कट लगा और वो खुला हुआ है। तो ये हमारा आमतौर पे स्प्लिट अपर लिप एंड गैप इन द रूफ ऑफ माउथ, ऊपर वाले हिस्से पर, ऊपर वाले लिप पर एक कट ऑलरेडी आ जाता है। अभी भी बचपन में लोग मतलब हमारे बड़े बूढ़े शायद कहावतें जरूर कहते हैं, और वो कहते हैं जब चांद ग्रहण हो तो उस वक्त कोई छुरी, कोई नाइफ से काम ना किया जाए, जो प्रेग्नेंट वुमन, तो उसका कट लग जाता। बहरहाल ये कहावत है और इसका इससे तो कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये एक एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट का फर्क आता है। तो उसके लिप, अपर लिप जो है वो हड्डी ही उसकी कट लगी होती है, लिप नहीं, पूरी हड्डी जो हमारी टेंट्री बोन है ना अपर लिप की, वो। बहरहाल ये इसका हम थोड़ा सा कर लेते हैं, कहानी इलाज कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब वो जवान होता है तो उस वक्त तक तो हम कुछ नहीं करते। जब वो बड़ा होकर प्योर फुल ग्रोन हो जाता है तो उसके बाद फिर हम उसकी बॉडी से कहीं से भी एक आधा पीस काट कर यहाँ लगा देते हैं, तो काफ़ी हद तक वो बेहतरी आ जाती है। और आजकल तो सर्जरी बड़ी ज़बरदस्त हो गई है, तो वो साफ ठीक ठाक हो जाता है। पॉलीडेक्टाइल, पॉली मीन्स मैनी, डेक्टाइल मीन्स उंगलियां, एक्सेसिव नंबर ऑफ फिंगर्स और टोज। आपने देखा हो किसी के उंगली में एक और छोटी सी उंगली बनी हुई है या अंगूठा है, और उसके साथ एक छोटा सा अंगूठा बना हुआ। बड़ा मशहूर एक्टर है, आप लोगों के कुछ लोगों का फेवरेट भी होगा, उसके भी हैं दो अंगूठे। हाँ जी, पता किसी को कौन सा फेवरेट है, किसका फेवरेट है? ये आया जी जवाब दे दीजिए।
फेवरेट है, मैंने कहा था पहले। ये ऋतिक रोशन, हसनैन फेवरेट है भाई हमारा। अच्छा जी, उमर खान साहब का भी है जी ऋतिक रोशन। तो उसने अपना अंगूठा कटवाया नहीं जैक्सा, बोला कौन कटवाए, छोड़ो रहने दो, उससे क्या होगा। तो ये कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा मैंने पहले ही बता दिया होगा। अच्छा जी, जो फिर डेक्स्ट्रो कार्डिया, डेक्स्ट्रो हार्ट टुवर्ड द राइट साइड ऑफ द चेस्ट। तो ऐसा भी होता है बाज़ दफ़ा इत्तेफाकिया के दिल लेफ्ट हैंड पे होने के बजाय राइट हैंड पे। डेक्स्ट्रो कार्डिया, अभी आप लोगों ने वो पढ़ रहे थे मेरे ख्याल है केमिस्ट्री में, ये आइसोमेरिज्म। तो उसमें पता नहीं आपके है डेक्स्ट्रो और लीवो, एक आइसोमेरिज्म बीएससी लेवल पर तो होता था, हमने पढ़ा था। बहरहाल तो नहीं है, तो फिर वो बीएससी लेवल पर होता है। आइसोमेरिज्म तो पढ़ा ना आप लोगों ने, या पढ़ रहे होंगे हो सकता है ऑर्गेनिक में। तो उसमें कहते हैं स्ट्रक्चर एक जैसा होता है। इसी तरह से हमारे कुछ अल्कोहलिक फॉर्म्स, कीटोनिक फॉर्म्स का स्ट्रक्चर जो है ना, वो लाइट से, यानी स्ट्रक्चर तो सेम होता, ग्रुप बदल जाता है। किससे? लाइट से। तो वो हम डेक्सो और लीवो कहा करते हैं। सामा ने पूछा जी हार्ट के राइट साइड पर होने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता? कि कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, फिर वो पूरा सिस्टम ही राइट साइड से चल रहा होगा। पूरी आर्टरीज और वेन्स अपनी जगह पर हैं जो नॉर्मल हैं पूरी बॉडी में, वही सब कुछ है अपनी जगह पर। सिर्फ ब्रेन, सॉरी, सिर्फ हार्ट इधर आ गया, बस दिल सीधे हाथ पे आ गया, उसका कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता। सिकल सेल एनीमिया एंड आरबीसी आर इन नॉर्मल एबनॉर्मल शेप, ये हमारा प्रॉब्लम क्रिएटिव है। और ये हमारे उस बच्चे या जिसको भी होगा सिकल सेल एनीमिया, उसकी सारी जिंदगी के लिए उसको परेशानी होती है, क्योंकि आरबीसी उसका डिस्टर्ब रहेगा और उसके लिए ख़ास मेडिसिन उसको यूज़ करनी पड़ेंगी और वो फिर गुजारा कर पाएगा। ठीक है जी। टर्नर सिंड्रोम, ये हम पढ़ेंगे हमारे अगले चैप्टर नंबर 7 में। फीमेल सेक्सुअल डिफेक्ट, फीमेल में सेक्सुअल डिफेक्ट आया था, यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन्वॉल्व होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाता है। ठीक। इसी तरह क्लिफ्ट फिल्टर्स सिंड्रोम है, क्लिफ्टर सिंड्रोम, ये एक ही लफ्ज़ है। इसमें मेल सेक्सुअल डिफेक्ट आता है और इसमें भी हमारे ट्राइसोमी हो जाती है, यानी क्रोमोसोम 3 हो जाते हैं, एक ज़्यादा हो जाता है पेयर में। डाउन सिंड्रोम, ये मेंटल और फिजिकल रिटार्डेशन, आपने देखा होगा वो बच्चे जिनको हम खास तौर पे स्पेशल चाइल्ड का नाम देते हैं, है ना, जिनका फेस आपने देखा गोल सा और जुबान थोड़ी सी बाहर निकली, ये भी हमारा अगले चैप्टर में। और उसमें आपने देखा कि उनके मुंह से भी सलाइवा निकल रहा होता है, हाथ छोटे छोटे से होते हैं और वो ठीक तरह से बात नहीं कर पाते। और एज उनकी सपोज 14 है, 14 है, और बात नहीं, हरकतें उनकी 5-6 साल के बच्चे की होंगी, क्योंकि उनका मेंटली रिटार्डेशन होती है, मेंटल उनका ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ होता। तो ये भी हमारे क्रोमोसोम का डिफेक्ट होता है, नॉन जंक्शनल, और इसको हम आगे जाकर डिटेल से देखेंगे इसके इफेक्ट्स में। तो यहाँ पर हमने ये एक डिसऑर्डर्स जो थी ना, ये एमसीक्यूज में आपसे कहीं डिस्कस करवा लिया। ठीक है जी। हीमोफीलिया व्हेन द ब्लड फेल्स टू क्लॉट, और अगर हीमोफीलिया हो किसी को तो उसका खून जमने का अमल बड़ा मसला होता है। ये दो तरह से हमें नज़र आता है, माइनर और मेजर के नाम से। तो माइनर वाले के लिए तो थोड़ा सा लाइफ नॉर्मल गुजर रही होती है, मेजर वाले के लिए लाइफ ज़रा डिस्टर्ब होती है, क्योंकि उसको बहुत केयर करनी पड़ती है। ज़रा सा भी अगर उसे चोट लग गई तो उसके लिए बड़ा मसला हो जाता है, फिर बहुत मुश्किल से उसको संभाला जाता है। ठीक है जी। तो ये हमारे चैप्टर में बात हो गई जी पूरी ऑलमोस्ट थैलेसीमिया की, फ्रैगिल आरबीसी कॉस, हीमोलाइटिक एनीमिया। थैलेसीमिया भी एक ऐसी बीमारी जिसमें हमारे आरबीसी जो है वो
ज़रा सख्त हो जाता है। और ये सख्ती हमारे लिए बड़ा मसला करती है कि हमारी जो कैपिलरीज हैं, यानी ब्लड कैपिलरीज, जिनको आर्ट्रियोल्स या वेन्योल्स कहा जाता है, वेन्स का छोटा हिस्सा या आर्टरीज का छोटा हिस्सा, ये वहाँ फंस जाता है। क्योंकि आरबीसी एक्चुअल इलास्टिक होने चाहिए, लचकदार। बहुत बारीक नालियाँ ना, एक तो आर्टरीज वेन्स बहुत बड़ी बड़ी हैं, एक बहुत बारीक सी माइन्यूट सी हैं, तो उनमें जाकर भी आपकी ये लचक होगी तो निकल जाएंगे। लेकिन अगर थैलेसीमिया है तो फिर वो सख्त हो जाता है और वो उन नालियों में फंसने की, तो इसके लिए भी पेशेंट को, आपने देखा होगा ऐड वगैरह, तो थैलेसीमिक और हीमोफिलिक बच्चों के लिए खून अतियात किए जाते हैं बार बार। तो ये भी नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार पाते, इन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यूजुअली कुछ मेडिसिन बहुत महंगी होती हैं, और साथ ही साथ केयर ये ज़रूरी होती है। तो बहरहाल अल्लाह ताला इन्हें भी अपनी इन बड़ी बीमारियों से बचाएं, हम सबको इस तरह की बड़ी बीमारियों से दूर रखें, कोविड जैसी बीमारी से दूर रखें जी। और आज के लिए मेरे ख्याल से बहुत बस चैप्टर ख़त्म हो गया। एमसीक्यूज़ कल कर लेंगे, और कल एमसीक्यूज़ करके और नया चैप्टर हम शुरू करेंगे। देखते हैं कि कल चैप्टर मेरे ख्याल से 7 शुरू कर लेंगे कल। ठीक है जी, कोई बात पूछनी है तो पूछ लें, बाकी मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ है सबके लिए। थैलेसीमिया की पेशेंट की लाइफ स्पान कितनी एज तक होती है? एज तो बेटा इसमें अगर जेनेटिक उसको थैलेसीमिया दो तरह के हमें नज़र आते हैं, माइनर और मेजर। तो माइनर वाला तो लंबा चल जाता है, लेकिन मेजर वाले के लिए जो है वो ऑलमोस्ट 12, 13, 14 साल उसका स्पान, क्योंकि उसको बार बार जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है ना, तो जैसे से एज बढ़ती है ब्लड की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, और फिर वो ब्लड हफ्ते में, फिर हफ्ते से दिनों के अंदर बदलना शुरू हो जाता है, तो बड़ा परेशानी हो जाती है। तो अब वो बार बार इफेक्ट करता है बॉडी पर, और बॉडी जो है वो फिर सर्वाइव नहीं कर पाती। मोहम्मद उसामा ने पूछा, सर कितने चैप्टर्स हो गए अभी तक? अभी तक आज हमने चैप्टर नंबर 5 खत्म किया बेटा, उससे पहले चैप्टर 10 और 12 खत्म किया था, और अभी अगले हफ्ते इंशाल्लाह चैप्टर 7 खत्म हो जाएगा। ये सारे डिसऑर्डर शुरू से होते हैं जी, वानिया ने सवाल पूछा। या टीनेज में भी हो सकता है? नहीं, ये क्योंकि एम्ब्रियोलॉजिकल डिफेक्ट है ना, तो बेटा एम्ब्रियो जब बन रहा है ना, तभी ये डिफेक्ट आएगा। तो ये स्टार्ट से ही है, पैदाइशी तौर पर आप कह लें, पैदा ही इसी डिफेक्ट के साथ है। ठीक है जी, और कोई बात पूछ लीजिए। और कल हम नया चैप्टर नंबर, मैं ख्याल 6 में नहीं पढ़ना अभी फिलहाल, 6 में फिजिकली उसको अपेयर करना चाह रहा हूँ, तो 7th को हम कर लेंगे। आसान चैप्टर है वो भी, यूजुअली एमसीक्यूज कल, पहले एमसीक्यूज करेंगे फिर चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इतना बड़ा मसला नहीं, मैंने आपसे पहले कहा था घबराना नहीं। ये तो बल्कि एक तो मैंने शायद 1-2 छुट्टियां भी हमारी हुई है ना, एक दिन छुट्टी आ गई और एक दिन मैंने छुट्टी की, तो 2 दिन तो ये लगा है। और अगर ये फिजिकल क्लास में होते तो शायद ये 7 चैप्टर भी आधा कर चुके होते आज तक, और कल चैप्टर 7 खत्म भी हो चुका होता। बहरहाल हमारे, हमने आपसे पहले कहा था कि इतना बर्डन नहीं है हमारे सर पे। असल में बर्डन जो है 4 चैप्टर और छठा और 8वां वो पढ़ा है। ठीक है जी, तो बहरहाल कोई मसला नहीं है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह जो 3 दिन है उससे पहले ही में भी पॉसिबल है कि चैप्टर 7 भी ख़त्म हो जाए, तो फिर हमारे 4 चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे, और बाकी 10 जो है वो आप लोग मेरे ख्याल से तो 2 दिन में ख़त्म कर दें। एवोल्यूशन, तो बहरहाल मेरी तरफ से आप सबको
अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और अल्लाह ताला हम सबको सेहत अता फरमाए आने वाले वक़्तों में भी। ठीक है जी, तो कल इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं नए चैप्टर के साथ। अल्लाह भाई लीव मीटिंग कर दूं? और किसको असाइन करना था? आईटी को?